जो आती है वो आता है किरचॉफ का नियम। और किरचॉफ के नियम आप लोग जानते हैं, इन्होंने दो नियम दिए थे। पहला नियम जो होता है संधि का नियम, या इसे धारा का नियम भी कहते हैं, या इसे पास का यहाँ पर पहला नियम होता है। दूसरा जो होता है वह होता है संधि का नियम, सॉरी पास्ट का नियम, या उसे क्या है जो है हम दूसरा नियम को पास्ट का नियम भी कहते हैं, उसे बोल्टता का नियम कहा जाता है, और इसे धारा का नियम भी कहते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपने जो है सिद्धांत में, चाहे दोनों सिद्धांत को लेकर बात करता हूं, तो इनका जो है सिद्धांत जो है वास्तव में देखा जाए तो सभी में इन्होंने एक बीजगणितीय व्यंजक को लेकर के चर्चा किया है। तो इन्होंने क्या है, यहाँ पहला जो पॉइंट आप देख सकते हैं, इनपुट इज इक्वल आउटपुट होता है। यानी क्या है, जब भी हम किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं और जब किसी संधि पर, संधि मतलब मान लीजिए मेन बोर्ड है, बाहर से धारा आ रही है तो मेन बोर्ड पर मिलेगी, और मिलने के बाद वहां से पंखे हैं, बिजली है, और भी तमाम चीजें हैं जो कि आप लगातार स्विच के द्वारा उसको ऑन करके उसको आउटपुट कर देते हैं। यानी संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इनका मानना यही था। यानी किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी सिग्मा आई इज इक्वल क्या है, 0। यानी किसी भी संधि पर अगर जितने भी इनपुट आप धारा करेंगे किसी परिपथ द्वारा, उतना ही क्या होगा, आउटपुट होगा। इनपुट जो धारा होती है वो धनात्मक हमेशा दिशा को बताती है, धनात्मक दिखाती है, और जो आउटपुट धारा निकल रही है वो क्या होती है बताइए, ऋणात्मक दिखाएगी। यानी I1 और I2 जो होगा ये धनात्मक होगा, I3 I4 I5 ये क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से अगर देखें हम, तो मान लीजिए कोई एक संधि है, यहाँ पर लिख सकते हैं माना एक संधि है, एक संधि O पर धाराएं, या ऐसा लिख सकते हैं O पर आने वाली धारा I1 व I2 तथा बाहर निकलने वाली धारा I3 I4 I5 है, तब क्या लिखेंगे, किरचॉफ के नियम से। क्या लिखेंगे, किरचॉफ के प्रथम नियम से लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 इज इक्वल क्या होगा, यहाँ पर I1 I3 प्लस I4 प्लस क्या होगा, I5 होगा, या इसको इधर लाएंगे तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल कितना होगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो संपूर्ण धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, जो कि पहले नियम की बात करते हैं। और किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ आप लोग याद रखना, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है याद रखना, ये चीजें जो होती हैं, ये जो है इसे हम सबसे पहला जो नियम है उसे हम आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। पहला जो नियम होता है वो क्या होता है बताइए, पहला जो नियम है ये क्या होता है, ये आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश संरक्षण का नियम होता है, इसे कहते हैं। और साथ ही साथ इसे जो है हम धारा का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, धारा का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कि जो है किरचॉफ का पहला नियम किसको व्यक्त करता है, तो आवेश संरक्षण को क्या करता है, व्यक्त करता है। इसको आप लोग पूरी तरह से क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो ये था पहला नियम। दूसरे नियम की बात मैं करूं तो बंद पास को लेकर चर्चा करता हूं, तो थोड़ा सा इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलो आते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने क्रम में बात मैं करता हूं, यहां देख लेता हूं। यहां पर देखा जाए दूसरा नियम अथवा पास का नियम बोलते हैं, इसे पास नियम कहा जाता है। इसमें देखा जाए किसी भी परिपथ में प्रत्येक बंद पास नंबर 1 ये है आपका, ये आपका दूसरा पास है। तो किसी भी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, बहने वाली धारा और उसका संगत जो प्रतिरोध है, बहने वाली धारा जैसे I1 का जो है, I1 की जो संगत प्रतिरोध R1 है, I2 का संगत प्रतिरोध कितना है, R2 है, और ये दोनों जो है A पर आकर संधि पे मिल रही हैं। तो जब हम बात करेंगे I1 I2 के लिए, तो यहाँ पर किरचॉफ का फर्स्ट नियम लागू होता है, और यहाँ से दोनों धाराएं I1 I2 बन के चल रही है, जिसका संगत प्रतिरोध कितना है, R3 है। तो यहाँ देखा जाए क्या कह रहा है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है, उनके संगत प्रतिरोधों गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है, उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी सिग्मा IR इज इक्वल क्या होता है, सिग्मा ये होता है। बहुत सारे छात्र हमसे पूछते हैं कि क्या सर इतना ही अगर लिख दिया जाए तो क्या ये नियम सही नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा, बता रहा हूं। ये चीजें अगर आप लोग इतना लिख दे रहे हैं, ऑथेंटिक लिख रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। इसके आगे बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता अगर नहीं, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तब बता रहा हूं, और अगर आ रहा है तो आप लोग इसको पूरी तरह से क्या है, व्याख्यात करें। क्योंकि देखो किरचॉफ का नियम और ह्यूटेशन का नियम अगर देखा जाए तो ये 5 नंबर क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड पेपर में आते हैं। क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन एक तरह से पूछा जाता है, पहला तरह से
पूछा जाएगा कि किरचॉफ और किरचॉफ के नियम क्या है, इनको क्या कीजिए, सत्यापित कीजिए, इनको व्याख्यात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके साथ एक न्यूमेरिकल दे देगा तो 5 नंबर का आएगा। अगर केवल किरचॉफ का नियम आता है तो ये केवल और केवल आपके 3 नंबर के आएंगे। दूसरी बात अगर ये आती है कि किरचॉफ के नियम क्या है, इसके आधार पर व्हीटस्टोन के नियम का सत्यापन कीजिए या उनके नियम को सत्यापन कीजिए कि दो प्रतिरोधों का संगत जो अनुपात होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये पूछ रहा है तो ऐसी स्थिति में आपकी 5 नंबर आएंगे। तो आपको करना ये रहेगा कि जो किरचॉफ के दोनों नियम को खाली लिखना मात्र है, लिख करके इस प्रकार से लिख करके चित्र नहीं बनाना, खाली छोड़ देना। उसके बाद में आप लोगों को उसके आधार पर व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या है, फिगर बना करके उसको क्या करना, व्याख्यात करना रहेगा। ये पॉइंट आप लोगों को जरूर याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छात्र कंफ्यूज हो जाता है और पूरा जो है किरचॉफ का नियम, फिर पूरा व्हीटस्टोन का नियम पूरा लिखता है, जिससे क्या है सारे नंबर उसके सारे टाइम्स बीत जाते हैं और एक क्वेश्चंस को करने में काफी समय बीतता है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, इतना नहीं करना है। देखो मेन है कि क्या पूछा जा रहा है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो यहां अगर देखा जाए तो पहले बंद पास की मैं बात करूं, अगर यहां से देखा जाए R1 जो होता है इसका जो संगत जो है R1 से निकलने धारा क्या है, I1 है, और R2 की धारा क्या है, I2 है। तो ऐसी कंडीशन में I1 का जो संगत प्रतिरोध होगा R1 होगा और I2 का जो संगत प्रतिरोध R2 होगा, और इन दोनों का संधि कहां A पर मिल रहा है, तो यहाँ किरचॉफ का फर्स्ट लागू होगा, यहाँ से फिर दोनों मिलकर के I1 और I2 मिल रहे हैं, जो जाकर के इसका संगत प्रतिरोध कितना है, R3 है। इसी के आधार पर देखा जाए तो बंद पास से फर्स्ट एंड बंद पास क्या है, सेकंड को लेकर के बात होती है। अच्छा, यहां पर देखा जाए इस नियम में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि जब हम धारा का दिशा में चलते हैं, धारा की अगर दिशा में चल रहे हैं, जिस दिशा में धारा चल रही है, अगर उसकी दिशा में चल रहे हैं तथा जो है चलते हैं, तो धारा तथा संगत प्रतिरोधों का जो गुणा होता है, धारा तथा संगत प्रतिरोधों का जो गुणा होगा वो क्या होगा बताइए, धनात्मक होता है। अगर उसकी दिशा में चल रहे हैं तब हम धारा और प्रतिरोध की दिशा में, अगर एक जो है धारा और जो है संगत प्रतिरोध की दिशा में चल रहे हैं अगर हम, तो इनका गुणनफल क्या होता है, याद रखना हमेशा क्या होता है, जो है एक धनात्मक मान होता है। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा। तथा सेल के विद्युत अपघट्ट के मेरुड इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर क्या है, विद्युत वाहक इंगित होता है। यहाँ पर आप देखिए इसी दिशा में हम चल रहे हैं, तो इसी दिशा में माइनस से कहां है, ये माइनस और ये क्या है प्लस, माइनस से प्लस की ओर क्या है बताइए, इंगित हो रहा है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें क्या करना है, पहले पॉइंट लेना है पहले बंद पास के लिए पहले बंद पास के लिए क्या करेंगे, किरचॉफ के प्रथम नियम से जाएंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ए पर क्या है, संधि ए पर क्या है, दोनों धाराएं आपस में आ रही, इनका संगत प्रतिरोध कितना है, R1 और क्या है बताइए R2 है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप लोग, I1 क्या हो जाएगा, R1 माइनस क्या होगा I2, R2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, E2 माइनस कितना होगा, E1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्या होगा बताइए, E1 माइनस कितना होगा, E2 हो जाएगा। ये पहला होगा। अगर यहाँ पे दूसरे की बात मैं करूं कि दूसरे बंद पास के लिए मैं बात करूं, दूसरे बंद पास की अगर बात मैं करूं तो बताओ कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर I1 I2 हो गया और ये है, तो इसकी दिशा में चल रहा हूं, तो इसके साथ फिर ये वापस यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, पहले बंद पास के लिए नेगेटिव होगा, पहले बंद पास के नेगेटिव की, दूसरे बंद पास के लिए क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा उसी दिशा में। तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरे बंद पास की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं I2 R2, इसका क्या होगा बताओ, I2 हो जाएगा, R2 हो जाएगा और प्लस कितना होगा, I1 प्लस कितना होगा, I2 हो जाएगा क्या, R3 हो जाएगा, इज इक्वल क्या होगा, E2 से, केवल मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर आपको जो है E1 से कोई मतलब नहीं, दूसरे बंद पास के। तो इस प्रकार से आप लोग क्या है, इसको व्याख्यात कर देना, ऐसे ही लिखना है, इतना इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ये पॉइंट आप लोगों की जरूरी है। नहीं लिख पा रहे हैं तो आप यहीं तक छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो भी कीजिएगा उसको फिगर आपका अच्छा होना चाहिए, साथ साथ इसकी परिभाषा आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इतना आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, याद रखना है। इनका जो दूसरा नियम, पहला पॉइंट आप लोग याद रखना है कि इनका दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, इसको ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। और दूसरा है कि यह नियम जो है वोल्टता का नियम को बताता है, वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम को क्या है, व्यक्त करता है, याद रखिएगा। ये चीजें आप लोग याद रखना है, क्योंकि ये ऑप्शन में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों के इंपॉर्टेंट्स है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, इसको आप लोगों को जरूरी है। और अगर आप लोगों को इसका विस्तार देखना है और ज्यादा विस्तार देखना है तो आप लोग मेरे जो है जो एकेडमिक क्लास पढ़ाए गए हैं उन पर आप जाकर के पूरी तरह से इसको समझ सकते हैं। 2-3 वीडियो लेकर के इसको बात किया गया, आराम से इसको समझ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर ठीक है, फिर आगे बढ़े। आज का अंतिम और पार्ट 1 का लास्ट हेडिंग बात नहीं करूं तो लास्ट हेडिंग व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज की लेकर चर्चा करूं तो ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। ये आपके 2025 में आने वाले हैं, तो इसको आप लोग पूरी तरह से नोट कीजिएगा। और इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप लोग इसको जरूर लगाइएगा, जरूर कीजिएगा। देखो व्हीटस्टोन जो ब्रिज है ये प्रतिरोधों का एक समायोजन है,
प्रतिरोधों का एक समायोजन है। इन्होंने क्या किया है, देखो सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आजकल का छात्र एकदम अपने आप को क्या है, एकदम दही की तरह मथता है, ठीक है, और उसमें फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है। कभी भी पढ़ाई अगर आप लोग कर रहे हैं तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। हमने 20 टिप्स दिए हैं, उसको 10 टिप्स दिए हैं, उसको जाकर के आप देखें, जो है आप लोग जो है जो मैंने टिप्स दिए हैं उसको जाकर के देखें। काफी इंपॉर्टेंट टिप्स दिया हूं मैं, क्योंकि आजकल का छात्र अभी समय एग्जाम पीरियड है, काफी कंफ्यूजन है, दुनिया भर के वीडियोस आपके पास आ रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोज आ रहे होंगे, आप उसको देख देख परेशान हो रहे हैं। सब लोग क्या है बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। अरे भाई कितना इंपॉर्टेंट, मतलब ये है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग जो है ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, खासकर जो है वो छात्र जब ज्यादा कंफ्यूज होता है, छोटा आप एक वीडियो देखता हूं, उसी को पढ़ूंगा, उसी को सब कुछ कर लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो पढ़ाई अगर करनी है तो अपने टेक्स्ट बुक से आप पढ़ाई करें, अपने नोट्स से पढ़ाई करें, यूट्यूब से बहुत जो विश्वास पात्र हैं एक को देखें, और ज्यादा इधर उधर भटकने ना, क्योंकि देखो सबके कहने का तात्पर्य एक ही है, बस ये है जिसको आपको समझ में आ रहा है कि ये चीजें बहुत सरलता से समझा रहे हैं, वो चीज आप लोग ज्यादा देखिएगा, ठीक है। क्योंकि हमको नीट जेईई का पेपर अभी जो है नहीं देना, मुझे बोर्ड का पेपर देना, तो बहुत ज्यादा गहराई भी नहीं जाना है, बहुत ज्यादा ऊपर से भी नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि मैं जो है लिख करके एग्जाम को प्रभावित कर सकूं और थोड़ा मुझे नॉलेज भी हो जाए, ठीक है। इसलिए बहुत सारा छात्र इसमें क्वेश्चन में से क्वेश्चन, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना प्रारंभ करेगा। अब जब निकालेगा वहां से तो वो फालतू चीजें है ना, उतना डीप जाने की आवश्यकता आपको है, ठीक है। फिलहाल जब आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डीप जाए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं वहां पर होती है, ठीक है। चलो आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग देख लेते हैं। देखिए व्हीटस्टोन जो ब्रिज है, ये जो है प्रतिरोधों का एक समायोजन है। क्या किया इन्होंने जो है 4 प्रतिरोधों को लिया और 4 प्रतिरोध को जो है ये जोड़ करके 4 प्रतिरोधों को क्या किया, पी क्यू आर एस लिया था, तो 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज का निर्माण किया। मैं जो बता रहा हूं एकदम सिंपल तरीके से, यानी 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज का निर्माण किया। अब जब भी चतुर्भुज बनेगा तो इसमें कितने विकर्ण होंगे बाबू, इसमें विकर्ण जो हो जाएंगे दो विकर्ण दो होंगे ना। जब 2 विकर्ण होंगे तो इन्होंने क्या किया, पहले विकर्ण में, ये जो पहला विकर्ण आपको दिखाई दे रहा है, ये विकर्ण इस प्रकार से ना लेकर के आप क्या करें, इस विकर्ण को इस प्रकार से ले लें, यही विकर्ण, ये विकर्ण ले लें। पहले विकर्ण में एक जो है कुंजी K1, पहले विकर्ण में क्या करते हैं, विकर्ण को जो है एक कुंजी K1 और क्या है एक सेल द्वारा क्या उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। और दूसरे विकर्ण को जो है एक गैल्वेनीमीटर यानी क्या है G से जोड़ा गया है, और K2 कुंजी क्या है इसमें लगाया गया है, ठीक है। अब क्या करना है, पूरी चारों प्रतिरोधों को जब इसमें सेल द्वारा बैटरी जो है सेल द्वारा उसमें धारा जब प्रवाहित की जाती है, मेरी बात को एकदम समझिएगा, सेल द्वारा इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करना है, चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करना है कि गैल्वेनीमीटर की सुई में कोई विक्षेप ना हो, कोई विक्षेप ना हो। यानी देखिए जब तक वो विक्षेप होता रहेगा तब तक आपके चारों प्रतिरोध संतुलन की अवस्था में नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही विक्षेप रुक रहा है वहां पर पी क्यू आर एस का जो विक्षेप है जैसे रुकता है, तुरंत क्या होता है, वो जो है संतुलन की अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार आप लोगों को याद रखना है कि व्हीटस्टोन जो है, प्रोफेसर व्हीटस्टोन जो है इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। पहले जो है विकर्ण में इन्होंने क्या किया, चतुर्भुज के एक विकर्ण में जो है एक विकर्ण में क्या है एक सेल और क्या है एक कुंजी K1 से जोड़ते हैं, तथा दूसरे विकर्ण को जो है इसमें एक जो है धारामापी G यानी गैल्वेनीमीटर G और क्या है कुंजी K2 से जोड़ देते हैं। अब चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि चारों प्रतिरोधों को जो है क्या किया जाता है, भुजाओं को या इस प्रकार समायोजित किया जाए कि सेल में जैसे ही सेल द्वारा जैसे ही वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए, चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करना है कि सेल द्वारा जैसे ही वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो गैल्वेनीमीटर की सुई में कोई विक्षेप ना हो, और यदि गैल्वेनीमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं है तो ये जो श्वेत होता है उसे संतुलन की अवस्था में कही जाती है। बस इतना लिखना है, उसे क्या कहेंगे, संतुलन की अवस्था कही जाएगी। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां अगर देखा जाए संतुलन की अवस्था जब हो चुकी है तो ऐसी अवस्था में क्या करना है, जो है लिखेंगे फिर जो है इस दशा में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात जो होता है, इस स्थिति में चतुर्भुज की जो संलग्न भुजाओं का जो है प्रतिरोधों का जो अनुपात है अगले संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, यानी P by Q इज इक्वल क्या होगा, R by S को लेकर के बात होती है, क्योंकि इससे संलग्न ये है इससे संलग्न ये है, तो ऐसी कंडीशन में इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यहां देखा जाए व्हीटस्टोन के किरचॉफ के द्वितीय नियम को लागू।
अब इसमें इसकी कार्यविधि को कैसे लिखेंगे? कार्यविधि को लिखते समय आप लोग थोड़ा सावधानी रखना है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले कार्यविधि लिखेंगे, कार्यविधि हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे कि सर्वप्रथम 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस को लेकर के एक जो है चतुर्भुज बनाया गया। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। एक चतुर्भुज बनाया गया, चतुर्भुज के पहले विकर्ण में एक सेल ई तथा कुंजी K1 से जोड़ा जाता है और चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर G और क्या होता है कुंजी K2 से क्या से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही क्या होता है, हम सेल ई द्वारा क्या है, जैसे कुंजी K1 को दबाते हैं, जैसे कुंजी K1 को दबाते हैं, सेल द्वारा जो है एक धारा क्या होती है, इस चारों प्रतिरोधों में क्या है जो है इंटर होती है। जैसे या आप ऐसा लिख सकते हैं, जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो यहां से एक धारा I निकलती है जो बिंदु A पर जाने के पश्चात दो भागों में विभाजित यानी I1 और I2 के रूप में क्या है विभाजित हो जाती है। ठीक है, I1 धारा P की तरफ और I2 धारा क्या होता है बताइए, D से कहां तक, B तक पहुंचती है और I1 धारा A से C होते हुए कहां B तक पहुंचती है। ठीक है, अब इस जो है प्रतिरोध चारों प्रतिरोधों PQRS को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि जो है गैल्वेनोमीटर G के जो सुई है उसमें कोई विक्षेप मतलब इस प्रकार समायोजित किया जाए कि जो है कुंजी K2 दबाने पर गैल्वेनोमीटर के सुई में कोई विक्षेप ना हो। अगर विक्षेप नहीं होता तो इस स्थिति में चारों प्रतिरोध को संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा। इतना आपको लिखना है। इस प्रकार अगर देखें हम, इस प्रकार देखें तो इस प्रकार जो है किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या लिखेंगे बताओ, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम क्या है बताओ, पास का नियम। द्वितीय नियम से अगर नियम से मैं बात करूं अगर, तो सबसे पहले लिखेंगे बंद पाश। क्या लिखेंगे? बंद पाश किसके लिए? बंद पास ACDA के लिए। बंद पास ACDA के लिए क्या हो जाएगा बताइए? हो जाएगा, हमें बताया हमने कि इनकी संगत धारा से क्या है, पहले वाली धारा और संगत प्रतिरोध का अनुपात आपस में क्या बराबर होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में लिख सकते हैं I1P इज इक्वल कितना हो जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर ऐसा I1P माइनस कितना हो जाएगा I2R इज इक्वल कितना होगा, 0 हो जाएगा। लिख सकते हैं I1P इज इक्वल कितना होगा, I2R हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखें। इसी प्रकार दूसरा बंद पास किसके लिए? बंद पास क्या हो जाएगा बताइए? बंद पास किसके लिए? CBDC के लिए या CDB ऐसा लिख सकते हैं, CDBC के लिए। CDBC के लिए अगर देखेंगे आप तो बताओ कितना हो जाएगा, वही चीज यहां पर भी है। I1Q माइनस कितना हो जाएगा I2R इज इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, I2S सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा I2S इज इक्वल क्या होगा, 0 हो जाएगा। या I1Q इज इक्वल कितना हो जाएगा, I2S हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग देने। समीकरण 2 से क्या है, भाग देने पर। अब जब भाग देंगे आप तो बताओ कितना हो जाएगा, भाग देने पर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर I1 अपान कितना हो जाएगा, I1P अपान कितना हो जाएगा, I1Q हो जाएगा इज इक्वल क्या हो जाएगा, I2R अपान कितना होगा, I2 क्या होगा, S हो जाएगा। देख सकते हैं I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कितना हो जाएगा, P/Q इज इक्वल कितना हो जाएगा, R/S। बस इतना ही आप लोगों को सॉल्व करना है और जैसा मैंने कार्यविधि और इसकी क्या रचना या इसके समायोजन को लेकर बात किया, इस प्रकार से आप लोगों को इसको लिख लेना है। ठीक है, आशा है क्लास क्या है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसको आप लोग नोट